हाँ जी, चलो दोबारा आ चुके हैं। कल लास्ट में आपको बताए थे आइडियल और नॉन आइडियल का ग्राफ, ठीक है। उसमें अगर कुछ डाउट बचा हुआ है तो एक बार आओ फिर से समझा देते हैं। कल हमने आपको कुछ समझाया था ग्राफ के बारे में, एक बार फिर से दोबारा सुन लो। हमने माना था कि इसमें लिक्विड ए है, इसमें लिक्विड बी है, दोनों को मिलाने से सॉल्यूशन बना, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में ए भी है, बी भी है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स से, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी। ये सब कुछ क्लियर है। यहां से पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए एक्स से, और पी बी इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी। चलो बहुत बढ़िया। तो यहां से देख रहा है कि अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, ध्यान से देखना, यही समझने वाला बात है। अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। चलो ठीक है। दूसरा कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम XA प्लस XB इक्वल टू कितना होगा, 1, ठीक है। क्योंकि किसी भी मिक्सचर में या किसी भी सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट हैं उन सभी के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो इसमें दो कंपोनेंट हैं, दोनों का मोल फ्रैक्शन 1 होगा। मान लो कि इसमें अगर 4 कंपोनेंट होते A B C D, तो भी चारों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1। अगर हम कहें कि XA बढ़ रहा है तो XB को घटना होगा, क्योंकि ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, तभी दोनों मिलकर कितना देगा, 1। ये सब कुछ क्लियर है। उसके बाद हमने ये भी सिखाया है कि यहां पर अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा जाए, PS, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो क्या लिखते हैं, P नॉट ए एक्स प्लस P नॉट बी एक्स बी। ये सब कुछ क्लियर है। इसी को लेकर ग्राफ खींचना है। चलो ठीक है। अब यहां पर देखो क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। हम इधर मानते हैं वेपर प्रेशर और इधर मानते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इधर मानते हैं मोल फ्रैक्शन, यानी अगर इधर चलेंगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा या घटेगा, जो भी होगा, और ऊपर चलेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर हो गया बात, देख लो ठीक से। अब देखो पहला कंडीशन हम ये लेते हैं, कंडीशन नंबर 1 ये लेते हैं कि सॉल्यूशन में सिर्फ मान लो, इस सॉल्यूशन में सिर्फ मान लो कि बी है, इस सॉल्यूशन में सिर्फ क्या है, बी है। तो बी है मतलब ए क्या हो गया, 0। तो ए अगर 0 हुआ तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, 0। तो सिर्फ बी का मोल फ्रैक्शन कितना मिला, 1। तो यहां पर हमने माना कि ए का मोल फ्रैक्शन 0 है और बी का मोल फ्रैक्शन 1 है। अब जरा सोचो कि अगर ए का मोल फ्रैक्शन 0 है, बी का मोल फ्रैक्शन 1, तो यहां पे पुट करो वैल्यू। तो यहां पर एक्स से क्या है, 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0, और ये 1 पुट करेंगे तो पी नॉट बी, यानी वेपर प्रेशर कितना मिला, पी नॉट बी। अब पी नॉट बी क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो पी नॉट बी है, कोई माइनस साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ऊपर होगा। तो हमने मान लिया कि यहां पर मेरे लिए है पी नॉट बी, ठीक है। अब इधर की तरफ अगर चलते हैं, इधर की तरफ अगर चलते हैं तो बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा नहीं, घटेगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है और ये 1 पे है, तो 1 से ज्यादा नहीं होगा। जब इधर चलेगा तो बी का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर बी का डिक्रीज करेगा तो ए का इंक्रीज करेगा। तो जब इधर चलेंगे तो बी घटने लगेगा और ए बढ़ने लगेगा। फाइनली चलते गए उस स्थिति में पहुंचे जहां पर ए का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा और बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब जैसे ही ए का 1 हुआ और बी का 0 हुआ तो पुट करो यहां पर पुट करो, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0, और यहाँ पे 1, तो वेपर प्रेशर कितना हुआ, पी नॉट ए। तो मतलब जो होगा पी नॉट ए पॉजिटिव वैल्यू है, कहीं ना कहीं क्या होगा, ऊपर होगा। तो ये हमारे लिए है, मान लो कि यहां पर हमने ले लिया पी नॉट ए, ये हमारे लिए है पी नॉट ए। अब जरा ध्यान से देखो, हमने क्या सिखाया है कि अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो ठीक उसी तरह से मोल फ्रैक्शन अगर डिक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। अब देखो, जब बी का मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम था तो वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम था, जब बी का मोल फ्रैक्शन मिनिमम है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, मिनिमम। तो जैसे जैसे इधर चलेगा बी घटेगा, इधर चलेगा तो बी का मोल फ्रैक्शन घटेगा। तो बी का जब मोल फ्रैक्शन घट रहा है तो वेपर प्रेशर भी यहां से कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा, लेकिन सीधे तो नहीं आएगा, इस तरह से आएगा। तो ये हो गया बी के लिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ध्यान रखना, ये क्या होना चाहिए, स्ट्रेट। उसी तरह से अब इधर से देखो, ऐसे अगर हम देखते हैं तो क्या होने वाला है, ऐसे अगर देखते हैं तो एक से क्या है, 1 है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, पी नॉट है, लेकिन जब इधर चलेंगे तो ये डिक्रीज करेगा, तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे लिए।
अब देखो ये था पी नॉट बी यानी पीबी के लिए था, ये था पी नॉट ए यानी कि पीए के लिए था, और 2 पॉइंट अगर मिल गया तो ग्राफ ड्रॉप हो सकता है। तो पीए पीबी मिल गया तो ये हो गया पीएस, पीए प्लस पीबी। बात समझ में आया? ठीक है। अगर अभी भी डाउट है तो फिर से बताएंगे कभी अलग से अलग तरीके से। फिलहाल हमको लग रहा है कि ये क्लियर हो गया होगा। पॉज करके नोट कर लेना अगर कल नहीं लिख पाया होगा तो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ रहे हैं, जल्दी से हट रहे हैं। चलो दिख रहा है सबको क्लियर बढ़िया से? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे यहां से। कल हमने आपको सिखाया था कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है। तो आइडियल सॉल्यूशन में कहा गया था कि वैसा सॉल्यूशन जो किसी भी टेम्परेचर और किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, हम उसे कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल क्या होगा बताओ जल्दी से? कि वैसा सॉल्यूशन जो सभी टेम्परेचर के वैल्यू और सभी कॉन्सेंट्रेशन के वैल्यू पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करे, हम उसे क्या कहेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर हो गया बात? तो नॉन आइडियल का डिफिनेशन क्या होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन का तो लिखेंगे द सॉल्यूशन which is do not follows the Raoult's law at given all value of concentration and temperature is called non-ideal सॉल्यूशन। बोलो बात समझ में आया? वैसा सॉल्यूशन जो सभी टेम्परेचर और सभी कॉन्सेंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करे उसे कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलो बहुत बढ़िया, डेफिनेशन लिखा गया होगा, पॉज करके नोट करते जाना। चलो हो गया होगा, आगे बढ़ेंगे यहां से। अब कंडीशन क्या होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन आइडियल है कि नॉन आइडियल है? तो कल याद करो, जब सॉल्यूशन नॉन आइडियल था तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स था वो किसके इक्वल था? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। लेकिन आज इक्वल नहीं होगा। मतलब ये नॉन आइडियल के लिए पहला कंडीशन कि इंटरेक्शन बिटवीन ए या बी नॉट इक्वल टू होगा AB के। यानी कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन फोर्स अगर इक्वल नहीं है सॉल्वेंट के, तो सॉल्यूशन बनेगा क्या? नॉन आइडियल। क्लियर हुआ? दूसरा, जब सॉल्यूशन मेरा आइडियल था तो क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व इक्वल टू PA प्लस PB था। लेकिन जब सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा फिर नॉट इक्वल टू हो जाएगा। यानी कि इसके सम से ये ऑब्जर्व जो होगा थोड़ा ज्यादा होगा या थोड़ा कम होगा। ऑब्जर्व यानी एक्सपेरिमेंटली का अर्थ है जो आप मैनोमीटर या बैरोमीटर के हेल्प से प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं, जो मेजर कर रहे हैं, और थ्योरेटिकली यानी राउल्ट्स लॉ यानी कि जो फॉर्मूला लगा के आप निकाल रहे हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद इसी तरह से PA ऑब्जर्व नॉट इक्वल टू होगा किसके? PA के। या आपका PB ऑब्जर्व नॉट इक्वल टू होगा किसके? PB के। आइडियल था तो जो डेल्टा भी मिक्सिंग था वो क्या था? 0 था। यानी कि वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा था। सॉल्यूशन बनाने से ना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था ना डिक्रीज हो रहा था, तो चेंज इन वॉल्यूम 0 था। लेकिन जब सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो वॉल्यूम बढ़ सकता है या वॉल्यूम घट सकता है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या था? जब सॉल्यूशन आइडियल था तो डेल्टा H मिक्सिंग क्या था? 0। यानी कि जब सॉल्यूशन आइडियल था तो ना हीट रिलीज हो रहा था ना हीट ऑब्जर्व हो रहा था। लेकिन जब नॉन आइडियल होगा तो या तो हीट रिलीज होगा या तो हीट ऑब्जर्व होगा, इसलिए नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। ठीक है। इसके बाद क्या? एक और कंडीशन था चेंज इन इंट्रोपी। तो डेल्टा एक्स मिक्सिंग यह हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। और एक लास्ट पॉइंट डेल्टा G मिक्सिंग यह हमेशा लेस देन 0 होगा। ये किसी भी के लिए, चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो या नॉन आइडियल हो। बात समझ में आ रहा है? आइडियल है या नॉन आइडियल है, किसी भी स्थिति में
किसी भी कंडीशन में डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा ग्रेटर देन 0 और डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा लेस देन 0। पॉज करो, नोट करो जल्दी से। चलो दिख रहा है सबको बहुत बढ़िया से? चलो वेरी गुड, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। बिल्कुल जो होगा हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना, हम हैं तो आपको सिखाते रहेंगे। और दूसरा चीज, पढ़ना नहीं है बेटा, सीखना है। पढ़ने और सीखने में बहुत अंतर होता है, पूरा दुनिया ही पढ़ता है लेकिन कामयाब बहुत कम लोग ही होते हैं। तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं, शायद तुम लोग भूल गया होगा कि पढ़ना नहीं सीखना है, ठीक है? चलो ठीक है, आगे बढ़े यहां से। अब देखो क्या है ना कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो दो तरह का होता है, ठीक है? जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो कितने तरह का होगा? दो तरह का। तो पूछेगा कौन कौन? बहुत आसान है। एक को कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और दूसरे को कहते हैं निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने तरह का होगा बहुआ, जल्दी से बताओ। तो पहला होगा क्या? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। फर्स्ट होगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। सेकंड क्या होगा? तो सेकंड होगा निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। चलो धीमे धीमे सब कुछ मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू करेंगे, क्योंकि जहां क्लास हमने खत्म किया था रेगुलर क्लास, वहां से आगे हमने आपको बढ़ाया है। तो वीडियो नंबर 1 से लेकर अभी तक कंटिन्यू देखते जाइए, सब कुछ क्लियर होते जाएगा। तो पॉजिटिव और दूसरा क्या? निगेटिव, ठीक है? ये नोट हो गया होगा, दो तरह के सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पॉजिटिव सॉल्यूशन का। तो देखो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? तो पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि जितना चेंज हुआ वो बढ़ गया। सॉल्यूशन बनाने से पहले और सॉल्यूशन बनाने के बाद थोड़ा सा चेंज हो गया। चेंज मतलब थोड़ा बढ़ गया, ठीक है? अब बढ़ गया तो सबसे पहले पॉजिटिव हम मान लेते हैं वॉल्यूम पॉजिटिव है, यानी पहले जितना वॉल्यूम था मिलाने के बाद वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम कब बढ़ेगा? जब मॉलिक्यूल्स पास आएंगे कि मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे? सोचो जल्दी सोचो। तो मॉलिक्यूल्स जितने क्लोज आएंगे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, मॉलिक्यूल्स जितने दूर जाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। दूसरी बात कि मॉलिक्यूल्स क्लोज कब आएंगे? तो इंटरेक्शन फोर्स अगर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, इंटरेक्शन फोर्स अगर घटेगा तो मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे। क्लियर हुआ? तो यहां पर पॉजिटिव सॉल्यूशन के लिए पहला कंडीशन ये होता है कि इंटरेक्शन बिटवीन AA और BB ग्रेटर होता है AB से। यानी कि पहले जितना इंटरेक्शन था, समझो बात को समझो, पहले जितना इंटरेक्शन था अब उससे कम हो गया है। पहले जितना इंटरेक्शन था सॉल्यूशन बनने के बाद कम हो गया है। और इंटरेक्शन अगर कम हुआ तो मॉलिक्यूल्स पास आए कि दूर गए? बोलो, दूर चले गए। इंटरेक्शन कम हुआ तो मॉलिक्यूल्स क्या चले गए? दूर। और अगर मॉलिक्यूल्स दूर गए तो वॉल्यूम क्या हुआ? बढ़ जाएगा। यानी तुम बड़े ही आसानी से लिख सकता है कि डेल्टा V मिक्सिंग यानी कि चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन 0, ठीक है? चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? ग्रेटर देन 0। दूसरी बात कि मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन कम हो रहा है। और याद करो हमने क्या कहा था कि मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन जितना कम होगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। बात समझ रहे हो ना? वेपर प्रेशर जो होता है इंटरेक्शन फोर्स के इनवर्सली होता है। जितना ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ेगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्लोज आएगा और वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। यानी कि जो पीएस जो हमारा ऑब्जर्व होगा वो ज्यादा होगा किससे? PA प्लस PB से। यानी एक्सपेरिमेंटली जो हम वेपर प्रेशर निकालेंगे वो थ्योरेटिकल से ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? इसके बाद क्या ये सिस्टम जो होगा हीट को रिलीज करेगा या हीट को ऑब्जर्व करेगा? क्या करेगा भाई? तो नहीं, इस सिस्टम में जो हीट होगा वो रिलीज नहीं करेगा। क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। क्या होगा? ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं और कोई भी चीज जितना दूर जाता है बॉन्ड कम बनता है, और बॉन्ड कम बनता है तो उसका एनर्जी जो होता है रिलीज नहीं क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। बॉन्ड बनाना है तो एनर्जी को रिलीज करेगा। पढ़ा है ना केमिकल बॉन्डिंग में कि अगर दो मॉलिक्यूल्स मिलकर A और B
बॉन्ड बनाने चाहते हैं तो उनको एनर्जी कम करना होगा, एनर्जी को रिलीज करना होगा। और अगर दोनों मॉलिक्यूल्स बॉन्ड नहीं बनाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, तो उल्टा हो जाएगा, एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे। और जहां एनर्जी एक्सेप्ट होगा यानी हीट एक्सेप्ट होगा तो उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? ग्रेटर देन 0। इसके बाद डेल्टा एस मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्सिंग ये हमेशा ग्रेटर देन 0। और लास्ट डेल्टा जी मिक्सिंग ये हमेशा लेस देन 0। चाहे आइडियल हो नॉन आइडियल हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमेशा। पॉज करो, नोट करो जल्दी से। हो गया होगा, हो गया होगा। चलो बहुत बढ़िया, हो गया होगा। अब मिटाते हैं इसके आगे, इसके आगे देखो कितना पसीना हो रहा है, बिना फैन के बनाना पड़ता है, कारण ये है नहीं तो आवाज क्लियर नहीं आएगा। चलो अब एक हम ग्राफ आपको सिखाने वाले हैं। बोलेगा फिर से सर ग्राफ आ गया, क्या करेगा? सिलेबस में तो सीखना ही होगा ना, पूरा कंप्लीट आपको सीखना है। चलिए, और ये प्रॉमिस है कि आपको कंप्लीट सिखाना, तो फिर से ग्राफ। तो अगर याद करो तो इसी तरह बताए थे ना कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए और बी। अब यहां पर हम लिखे थे पी एस इक्वल टू क्या? पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही बताए थे। ठीक है, अब यहां पर दूसरा क्या बताए थे कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होता है? 1। ये सारा चीज रिपीट हो चुका है पहले भी आइडियल। अब यदि आइडियल का ग्राफ हम बनाए थे, ध्यान दो, आइडियल का जब हम ग्राफ बनाए थे तो यहां पर हम मान लिए थे कि एक्स बी इक्वल टू कितना है? एक्स बी इक्वल टू 0 है और एक्स ए इक्वल टू कितना है? 1 है। फिर आगे बढ़ते गए थे तो एक्स बी इक्वल टू कितना था? 1 और एक्स ए इक्वल टू कितना था? 0। ठीक है, कुछ इस तरह से था। यहाँ एक्स ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ मिला था पी नॉट ए, और यहाँ पे सपोज करो कुछ मिल गया था तो इसको थोड़ा ऊपर रखो, पी नॉट ए, और यहाँ पे सपोज करो मिल गया था पी नॉट बी, यहाँ पर मिल गया था पी नॉट बी। यहाँ से ये इधर गया था सीधे, ये इधर आया था। कैसे हुआ ये सब कुछ डिस्कस हो चुका है। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था, पीएस। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव का नहीं है, ये आइडियल का है। ये किसका है बउआ? आइडियल का। पॉजिटिव में वेपर प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया कि घट गया? आइडियल से बढ़ गया कि घट गया? तो जवाब क्या है? बढ़ गया। जब बढ़ गया तो ये ग्राफ जो है आइडियल का, इसके ऊपर ग्राफ जाएगा कि इसके नीचे आएगा? ये जो लाइन है ये थोड़ा और ऊपर जाएगा कि थोड़ा नीचे आएगा? तो ऊपर जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका आपको कहां जाना पड़ेगा? ऊपर। तो थोड़ा सा चेंज कर दो, लाइक दिस, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये जो ग्राफ हुआ ये किसके लिए हुआ? पॉजिटिव के लिए। पहले जो था उससे थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा ऊपर की तरफ ग्राफ शिफ्ट कर गया। क्लियर हो गया? पॉज करो, नोट करो जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया, हो गया होगा। अब इसके बाद पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव के बाद क्या देखने वाले हैं हम लोग? निगेटिव देखने वाले हैं। निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। चलो इसको समझते हैं। निगेटिव कब होगा? तो उसका वॉल्यूम चेंज जो होगा वो घट जाएगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव होगा, यानी कि पहले जो वॉल्यूम था सॉल्यूशन बनने के बाद कम हो गया। अब वॉल्यूम जब कम हो रहा है तो सोचो कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं कि पास पास आ रहे हैं? तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं। मॉलिक्यूल्स जितने क्लोज आ रहे हैं वॉल्यूम घट रहा है, और मॉलिक्यूल्स क्लोज कब आएंगे? जब इंट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। इंट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो निगेटिव डेविएशन के लिए पहला कंडीशन क्या हो जाएगा? सोचो, इंट्रैक्शन बिटवीन ए या बी का कम होगा किससे? ए बी से। पॉजिटिव के जस्ट क्या? उल्टा। दूसरा, जब इंट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया तो वॉल्यूम डिक्रीज किया, और वॉल्यूम डिक्रीज किया तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? निगेटिव। तो डेल्टा भी मिक्सिंग, डेल्टा भी मिक्सिंग क्या हुआ? लेस देन 0। इसके बाद डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करते हैं, ये भी लेस देन 0 होगा। डेल्टा एच क्या बताता है? बताओ। चेंज इन इंथैल्पी। चेंज इन इंथैल्पी का मतलब कितना हीट रिलीज किया या कितना हीट ऑब्जर्व किया। यहाँ लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब है हीट रिलीज किया, और हीट रिलीज करेगा ही करेगा। सोचो, मॉलिक्यूल्स क्या आ रहे हैं? पास पास आ रहे हैं। मॉलिक्यूल्स पहले से
ज्यादा क्लोज आ रहे हैं, यानी पहले से ज्यादा नेचर हो रहा है उनका बॉन्ड बनाने का। और जितना ज्यादा नेचर होगा बॉन्ड बनाने का, जितना क्लोज आएंगे एनर्जी उतना ज्यादा लूज होता है। याद करो केमिकल बॉन्डिंग में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या बताया गया था कि एक बॉन्ड बनाने वाला है, दूसरा बॉन्ड नहीं बनाने वाला है। जो बॉन्ड बनाने वाला होता था वो एनर्जी को कम करता था, और एनर्जी कम करता था मतलब एनर्जी को रिलीज करता था। और अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो उसका वैल्यू निगेटिव होगा। तो ये इंट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया है, पहले से बढ़ गया है। मतलब बॉन्ड बनाना चाहते हैं, और बॉन्ड अगर बनाना चाहते हैं तो एनर्जी को रिलीज करेंगे, और एनर्जी रिलीज करेंगे तो लेस देन क्या होगा, 0। उसके बाद पीएस जो ऑब्जर्व होगा ये लेस होगा, पीए जो ऑब्जर्व होगा ये लेस होगा किससे, पीए प्लस पीबी से। समझ में आया बात। और फिर लास्ट में 2 पॉइंट, डेल्टा एस मिक्सिंग, ये बेचारा हमेशा ग्रेटर देन 0, और डेल्टा जी मिक्सिंग ये हमेशा लेस देन 0। बोलो बात समझ में आया। पॉज करके नोट कर लो भाई। चलो ठीक है, हो गया होगा, नोट हो गया होगा पॉज करके। अब इसके बाद क्या करना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। चलो, तो अब तक तुम्हें याद आ गया होगा कि आइडियल का ग्राफ कुछ इस तरह से बना रहे हैं हम। आइडियल का ग्राफ कुछ इस तरह से बना रहे हैं। ये यहाँ पे सपोज करो एक्स बी इक्वल टू 1 है, एक्स इक्वल टू क्या है, 0। तो यहाँ पे सपोज करो कि हमारे लिए क्या है, पी नॉट बी है। यहाँ पर क्या है, पी नॉट बी। और यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू 0 है, एक्स ए का वैल्यू क्या है, 1। इसको इधर को चाहिए, इधर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो होते रहेगा। अगर यहाँ पे सपोज करो एक्स बी 0 होगा तो ये पी नॉट ए हो जाएगा, इसको उठाकर ये रखेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सपोज करो कि पी नॉट क्या है, ए। अब यहां से ये आया था इधर, यहां से ये आया था इधर, ये दोनों को मिला दिया था, बोल दिया था कि ये पीएस है, ये पीएस है, ये पीबी है, और ये क्या था, पीए था। लेकिन बउआ ये जो ग्राफ है ना, ये पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं, ये किसका है, आइडियल का है। बोलो समझ में आ रहा है बात, ये किसका है, आइडियल का है। लेकिन हमें जो ड्रॉ करना है वो निगेटिव का करना है। और निगेटिव में होता क्या है, याद करो, तो निगेटिव में वेपर प्रेशर डिक्रीज किया था, यानी कि आइडियल से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये आइडियल का है। अगर इसके ऊपर गया तो पॉजिटिव, और इसके नीचे आया निगेटिव। यही ग्राफ आपको याद रखना है। 3 ग्राफ हुआ, 3 में से केवल एक ही याद रखना है, आइडियल का। ठीक है, ये आइडियल का बन गया। अगर हम इसके ऊपर इसको शिफ्ट कर दें तो पॉजिटिव डेविएशन का, और इसके नीचे शिफ्ट कर दें निगेटिव डेविएशन का, क्योंकि पॉजिटिव में वेपर प्रेशर को बढ़ा देना है, निगेटिव में घटा देना है। तो बोलो ये निगेटिव बनाना है, तो ये जो कर्व है या ये जो लाइन है वो कहां आएगा, नीचे आएगा। तो ये हो गया निगेटिव के लिए, सब कुछ क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देख रहे हो बात ना, पहले जो था उससे क्या हुआ, नीचे, पहले जो था